हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 7 करेंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे पाठ योजना संख्या 7। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। आप यदि पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कक्षा। तो आप जिस भी कक्षा को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस कक्षा का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे विषय। विषय यानी कि आप जिस विषय को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे कि ये विषय है हिंदी। ठीक है। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे। तो प्रकरण क्या है, तो आज का प्रकरण है प्रेमचंद के फटे जूते। उसके बाद लिखेंगे कालांश। यहाँ पर देखिए बच्चों, कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं फास्ट मेंशन किया हूँ। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यदि आप फ्यूचर में यदि आप देखते हैं तो आपको पता चल सके कि आप कौन सा टॉपिक किस तारीख को पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और आपके लिए ऐसे ही बेहतर वीडियो लेकर आता रहूँ। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मैं ऐसे ही बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इसके अलावा यदि आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में विभिन्न विषयों का ज्ञान वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों का विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या क्या चेंज आया और छात्रों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र लेखक हरिशंकर परसाई के विचार को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को इसके माध्यम से प्रेमचंद जी के जीवनी से परिचित कर सकेंगे। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है, जैसे कि देखिए व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें वो सभी लिखेंगे जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाते वक्त प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपर, संकेतक, कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे, छात्र छात्रा बच्चे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कलम से बनता है। तो पहला कलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है।
इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न करते हैं, माता पिता के सबसे प्रिय कौन होते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर छात्र छात्रा उत्तर दिए हैं बच्चे। अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न बनाएंगे और छात्र को पूछेंगे। तो दूसरा प्रश्न करते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं विद्यालय जाते हैं। ठीक है, बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, सरकारी विद्यालयों में छोटे बच्चों को क्या क्या मुफ्त में मिलती है? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं कॉपी, किताबें, जूता, साइकिल, भोजन आदि। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी उत्तर देते हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बच्चे का मुंह से आप जो उत्तर चाहते हैं, यानी कि आपका उत्तर जो चाहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आप उस उत्तर से लेकर प्रश्न पूछेंगे वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें जूता चाहिए था, तो जूता तो आंसर में आ गया है। तो अब चौथा प्रश्न करेंगे, बच्चे जूता पहनना कब छोड़ते हैं? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं जूता फट जाने पर। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो छात्र छात्रा उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से बच्चों को समझाएं। ठीक है, तो बच्चों को इसके बाद ही तुरंत आप पाठ की घोषणा करते हुए कहेंगे, बच्चों आज हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है। जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सभी प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है आइए देखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सभी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। ठीक है, तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते निबंध यानी कि पाठ के जो लेखक हैं उनका परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो भी बताएंगे उसे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बताते हैं आइए देखते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। हरिशंकर परसाई जी सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। इनका निधन सन 1995 में हुआ। इनके कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। इनके उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। इनके निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है। ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट में लिखेंगे ताकि बच्चों को भी समझ में आए। ठीक है, तो लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इनका निधन सन 1995 में हुआ। इनका उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। इनके कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं।
तो पहला प्रश्न करते हैं, लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं सन 1922 में। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, लेखक हरिशंकर परसाई का निधन कब हुआ था? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं सन 1995 में। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश। तो छात्र अध्यापक इसके बारे में जो भी बताते हैं वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन किया है। इसके साथ ही लेखक हरिशंकर परसाई जी ने वर्णन किया है कि एक रचनाकार समाज अच्छे बुरे के बारे में किस तरह की दृष्टि रखता है। लेखक ने वर्तमान के दिखावे के स्वभाव और मौके का फायदा उठाने के स्वभाव पर व्यंग किया है। प्रस्तुत पाठ में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ ही एक रचनाकार के समाज के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाया है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के जो पहला पैराग्राफ है उसे शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। वहाँ से लेकर लिखना है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का किस तरह छात्र अध्यापक बच्चों को समझाते हैं, आइए उसे देखते हैं। ठीक है, तो क्या समझाते हैं देखिए। तो यहाँ पर समझाते हैं, प्रस्तुत पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं कि प्रेमचंद जी किस तरह अपनी पत्नी के साथ फोटो खींचा रहे थे। उन्होंने सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी और धोती कुर्ता पहने थे। उनके कान और आँख के बीच का स्थान चिपका हुआ था। गालों की हड्डियां निकल आई थी, परंतु उनकी घनी मूंछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा लग रहा था। उन्होंने अपने पाँव में कैनवस के जूते पहने थे, जिनके फीते अव्यवस्थित तरीके से बंधे थे। उनके बाएं पाँव के जूते में एक बड़ा छेद हो गया था, जिसमें से उनकी अंगुली बाहर निकल आई थी। प्रेमचंद के बारे में लेखक को लगा कि प्रेमचंद जी के पास कोई अलग अलग कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा था कि उनमें कपड़े बदलने का गुण होगा ही नहीं। वे जैसे थे वैसे ही फोटो खिंचवाने आ गए होंगे। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए समझाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ श्यामपट कार्य पर भी लिखते जाएंगे, ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो लिखेंगे कठिन शब्दों का अर्थ। तो कनपट्टी, इसका अर्थ है कान और आँख के बीच का स्थान। ठीक है, उभरना, इसका अर्थ है प्रकट होना। बंद, इसका अर्थ है फीता। बेतरतीब, इसका अर्थ है अव्यवस्थित। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए हैं? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं फटे जूते। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? ठीक है, तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं अपनी पत्नी के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। इसके साथ ही लेखक हरिशंकर परसाई जी ने वर्णन किया है कि एक रचनाकार समाज के अच्छे बुरे के बारे में किस तरह की दृष्टि रखता है।
प्रस्तुत पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ ही एक रचनाकार के समाज के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाया है। उसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न करते हैं, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है। दूसरा प्रश्न करते हैं, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे। उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न करते हैं, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।